हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आज हम इस बारे में सीखेंगे। उसके पहले कल हमने या प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात किया था जिस चीज़ के बारे में, वो था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, मतलब किसे फिजिकल चेंज कहते हैं और किसे केमिकल चेंज कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था। तो आज वहीं से शुरू करने या उसको वहीं से दोहराने के लिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को इंडिकेट करता है। तो वो है एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में क्या होता है, फिजिकल चेंज क्यों डिनोट करता है कि अगर एलपीजी है तो एलपीजी का मतलब क्या होता है। एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है कि वो गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है व्हेन अप्लाइड बाय एनॉर्मस प्रेशर। बहुत ज़्यादा प्रेशर, 1000 गुना, 10,000 गुना पास्कल, 10,000 पास्कल या उससे भी उसके करीब प्रेशर से जब प्रेशर लगाया जाए उस गैस पे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी प्रेशर प्रेशर लगाने पर गैस पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। कितना पास्कल? 2734 पास्कल या 10,000 पास्कल। यानी हर गैसों का अपना अपना होता है। तो मतलब उतना उतना 1000 पास्कल लगाने पर या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर जब कोई गैस लिक्विड में बदल जाती है तो हम कहते हैं उसे एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस जो अब लिक्विड में बदल चुकी है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऐसा होता क्यों है और ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इसे देखते हैं। जैसे होता क्या क्या, अगर मान लीजिए एलपीजी का गैस सिलेंडर है, ये जो है वो एलपीजी का गैस सिलेंडर है। तो हमारे गैस सिलेंडर से जो आउटर वॉल है गैस सिलेंडर की, वो एबेंडियंट हीट यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट से जो हीट है वो लेती है, वॉल लेती है, हीट ले रही है यहाँ से। मतलब आउटसाइड वॉल एनवायरनमेंट से हीट लेती है। और हीट इसलिए लेती है कि जब जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहती हैं तो उन दोनों के बीच हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर एयर कांटेक्ट में है इस वॉल से, तो एयर और वॉल के बीच में एक हीट का ट्रांसफ़र होगा। एयर और वॉल के साथ हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो ये होगा। तब होता क्या है कि इस हीट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड है, ये लिक्विड जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण एक लिक्विड का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स अट्रैक्शन लग रहा था उससे वो छुटकारा पा जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर दो चीज़ ऐसे हैं और ऐसे हैं और दोनों जुड़े हुए हैं और एक चीज़ को हम ऐसे ही खूब तेज़ खींच रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक को इधर खींच रहे हैं, खूब तेज़ खींच रहे हैं, तो दोनों, जाहिर सी बात है, ऐसा सिचुएशन आया कि दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों टूट के अलग हो जाएंगे। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दोनों अट्रैक्ट हो रहा है और हम मॉलिक्यूल को अपने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में खींचें तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों अलग हो जाएंगे। तो अलग होने के बाद क्या होता है कि जब ये दो लिक्विड्स जो दो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, ये तब अलग हो जाते हैं तो ये इस लिक्विड सरफेस को छोड़कर ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं तो ये जो नोजल है, नोजल यानी ओपनर, यानी जैसे मान लीजिए कोई नल है, नल बंद है, वैसे ही गैस सिलेंडर का जो नल है यहाँ पर स्टोव से कनेक्टेड है, ये स्टोव से कनेक्टेड है, उसका नल अभी बंद है। तो ये वेपर, ये गैस गैस जो ऊपर आई, अभी जो गैस ऊपर आई तो अभी कहीं जा नहीं पाई क्योंकि नॉजल बंद है। अभी प्रेशर उतना है तो ये हमारे फ्यूल का काम नहीं कर रही है, नोजल बंद है। और जब हम नोजल ऑन करते हैं यानी रेगुलेटर ऑन करते हैं गैस सिलेंडर का, तो ये खुल जाता है। ये खुल जाता है तो जो वेपर है वो आसानी से पाइप से होकर हमारे स्टोव तक पहुंचती है। और जब स्टोव तक पहुंचती है तो एक इग्निशन टेम्परेचर यानी ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वो बर्न कर सके, तो हम अपने मतलब उस टेम्परेचर पर पहुँच जाती है और फिर वहाँ से गैस स्टोव जलने लगता है। तो वो टेम्परेचर कहता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ जल सके या बर्न कर सके, उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाती है जब सिलेंडर तक जाती है। तो अब ऐसा होता क्यों है, उसका टेम्परेचर कैसे इतना ज़्यादा होता है जब वो बाहर निकलती है? टेम्परेचर इससे जाता है कि कोई चीज़ का टेम्परेचर उससे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अगर किसी चीज़ का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। किसी भी एटम में अगर इस ऑब्जेक्ट का ए का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके बीच में जो इसका एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ठीक उसी तरह जब ये बाहर निकलते हैं तो ये जो नोजल खुला था तो बाहर निकलते हैं तो एक स्पीड से निकलते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर क्या है? हीट। टेम्परेचर क्या है? हीट। हीट को ही यहाँ टेम्परेचर कर रहे हैं। हीट मतलब उससे कितना कितना डिग्री हीटनेस है। जब ये वेपर यहाँ से निकला, लिक्विड से वेपराइज हुआ, बाहर आया, तो इस नोजल से खुला हुआ तो फिर गया। तो जब ये बाहर आया तो इसमें पार्टिकल मोशन में है यानी वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। और अभी बताया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा।
काइनेटिक एनर्जी कितना कम होगा, टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से वो जो बाहर आते हैं तो उसमें हीट कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जब हीट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो हीट जो इनिशियल टेम्परेचर की हीट है, हीट के कारण जो टेम्परेचर है बॉडी का, मतलब उस गैस का टेम्परेचर है, जब वहाँ पे स्टोव पे आती है तो वो हीट अगर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाती है, इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, तो वो स्टोव जल जाता है और हम फूड को कुक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ये हमें समझना है। प्रोसेस तो ये होता है, प्रोसेस को हमने समझ लिया। अब हमें ये समझना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो जो ये लिक्विड गैस थी, गैस का जो लिक्विड फॉर्म में था, जब उसको हाई प्रेशर रखा गया था और जब वो वेपर फॉर्म में हो गया यानी गैसियस फॉर्म में हो गया, तो दोनों में जो उसका केमिकल ओरिएंटेशन है, केमिकल फार्मूला दोनों सेम है। वो लिक्विड में भी लिक्विड था और गैस में भी जो केमिकल है वो लिक्विड, जैसे जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था H2O का, आइस के केस में, वाटर के केस में और गैस के केस में, तीनों केस में क्या है केमिकल फार्मूला H2O। केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो सिलेंडर में जो वेपराइजेशन हुआ, तो लिक्विड से गैस बदलने के प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। तो जो वेपराइजेशन हुआ या प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हुआ, उसमें केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ, बस फिजिकल चेंज हुआ। केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज क्या हुआ कि स्तर घट गया, इस लिक्विड कॉलम का लेवल नीचे आ गया, तो ये फिजिकल चेंज है, मतलब उसके वॉल्यूम कम हो गया, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज नहीं हुआ। केमिकल चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो इस स्टेट में था केमिकली, वो इस स्टेट में भी केमिकल फार्मूला गैस में जो गैस का है वो और लिक्विड में जो गैस का है वो दोनों सेम था। जैसे H2O लिक्विड और H2O आइस, आइस भी H2O है और लिक्विड भी H2O है, तो स्टेट सेम है, यानी केमिकल में कोई चेंज नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ भी लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, उससे केमिकल में कोई चेंज नहीं है, इसलिए वो केमिकल चेंज ना होकर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ वाटर घट गया, यानी फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम घट गई, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज हुआ। अब केमिकल चेंज क्या हुआ, यही गैस जब स्टोव पर पहुँची, ये गैस जब स्टोव पर पहुँची, स्टोव था ये स्टोव पर पहुँची, तो हमने कंबसन किया या बर्न किया। जब हम इसे बर्न करते हैं, बर्न किया तो क्या हुआ कि ये गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई और एक नया प्रोडक्ट बनाई। वो बनाया H2O और CO2। मतलब ये फ्यूल जब बर्न हुई तो जो प्रोडक्ट बना वो है H2O और CO2, यानी एक नया प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट जो बनता है वो H2O होता है और CO2 होता है, तो एक नया प्रोडक्ट बना H2O और CO2, इसलिए ये केमिकल चेंज है। जब बर्न किया तब केमिकल चेंज, और जब चेंज हुआ लिक्विड से गैस में तो फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस फेज में दोनों में केमिकल फार्मूला सेम था, और जब बर्न किया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो क्या बना, CO2 प्लस H2O। वही गैस जब बर्न की यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आई, वो गैस मान लीजिए, वो गैस का फार्मूला मान लीजिए ए था, कोई भी गैस ए था, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आई तो हमें प्रोडक्ट दिया CO2 प्लस H2O, तो एक नया केमिकल बना CO2 और H2O, इसलिए ये केमिकल चेंज है। यानी कंबसन केमिकल चेंज है और वेपराइजेशन फिजिकल चेंज है। वेपराइजेशन फिजिकल चेंज क्यों? लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा और वो फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए फिजिकल चेंज है। और केमिकली दोनों सेम है। जैसे वाटर आइस है और वाटर है, वाटर आइस क्या है, ये भी केमिकली H2O है और ये भी केमिकली H2O है, दोनों H2O है, लेकिन फेज का बस डिफरेंस है। ठीक उसी तरह ये लिक्विड है, ये गैस है, दोनों लिक्विड और गैस से बस फेज का अंतर है, बाकी जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है। तो ये होता है केमिकल चेंज, और वो होता है फिजिकल चेंज। मतलब दोनों प्रोसेस होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कब? जब लिक्विड से गैस में बदले, और केमिकल चेंज कब? जब वही गैस कंबसन होगा तो CO2 H2O बनाएगी, जो नया प्रोडक्ट है, इसलिए वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो यानी LPG दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिनोट करती है। अब हम बात करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड था A और वो कंपाउंड था B, दोनों रिएक्ट किए और कंपाउंड बनाए C प्लस D, मतलब A प्लस B रिएक्ट करके C और D बनाए। तो जो A है और B है और C है और D है, मतलब कि दो चीज़ रिएक्ट करके, मतलब ओरिजिनल स्टेट में ये थे, अलग अलग थे, और जब दोनों रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट अलग अलग बनाए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए C प्लस O2 हुआ क्या, CO2, कार्बन था और ऑक्सीजन था
CO2 बना गया। कार्बन का एटम था सी एटम था, कार्बन एटम था, ई ऑक्सीजन का एटम था, ऑक्सीजन एटम था। अब क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड का एटम्स बन गए, कार्बन और ऑक्सीजन जिसमें एलिमेंट्स हैं। तो C+O2 इज इक्वल टू CO2 हो गया, मतलब C+O2 केमिकली फॉरवर्ड बिकम्स CO2। तो यहाँ पर क्या कार्बन का मास बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। अब अलग बात है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है, लेकिन हम बात अभी उसको क्लियर करते हैं। जैसे C+O2 है इक्वल टू केमिकली फॉरवर्ड CO2 बन रहा है, तो C जो है कार्बन है उसका मास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर ऑक्सीजन की एक लेयर आ गई, CO2 हो गया। C था और उस पर ऑक्सीजन की एक लेयर आ गई, तो CO2 हो गया। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में कार्बन का मास बढ़ गया क्योंकि कार्बन पे एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, तो इसलिए उसका मास बढ़ गया। जैसे रस्टिंग में, आयरन की रस्टिंग में आयरन पे एक आउटसाइड ऑक्सीजन की लेयर बनाती है, तो आयरन मान लीजिए ये कोई आयरन का पीस है, इस पर ऑक्सीजन की छोटी छोटी लेयर बन गई, तो लेयर बन के चढ़ गई, तो इसका मास बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अपना एक मास होगा और वो जब आयरन से जुड़ेगा तो उसका मास बढ़ा देगा, तो यानी Fe2O3 या Fe3O4 जो भी हो मैग्नेटिक ऑक्साइड, उसका मास बढ़ जाएगा। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा। रिएक्टेंट जैसे C+O2 CO2, देखिए C कार्बन का अपना मास, ऑक्सीजन का मास दोनों जोड़ेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के अलग अलग मास CO2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो बराबर होगा। लेकिन कार्बन का मास बढ़ गया क्योंकि उसके बाहर एक ऑक्सीजन की आके लेयर चिपक गई, तो उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट मतलब कि जो चीज़ ओरिजिनल स्टेट में है, मतलब जैसे हैं वैसे रखे गए, जैसे कार्बन है इसको रख दिया गया ऐसे ही। अब इस पर हम देखना चाहते हैं कि क्या केमिकल चेंज होगा अगर हम इसको कंबसन करेंगे। तो कंबसन करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ये, तो क्या बनेगा? CO2 बन जाएगा। तो C+O2 रिएक्शन फॉरवर्ड करेगा तो CO2 बन जाएगा, तो ये CO2 बन जाएगा। तो केमिकली क्या बन गया? CO2। रिएक्टेंट क्या था? ओरिजिनल फॉर्म में था C और एक ओरिजिनल फॉर्म में था O2। अब इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ एट सर्टेन टेम्परेचर तो हमारा CO2 बन गया। यानी रिएक्टेंट क्या है कि जो चीज़ ओरिजिनली है और उसमें कुछ आप चेंजेस लाएं, या तो टेम्परेचर बढ़ाएं या तो उस चीज़ से कुछ नया जोड़ लें या तो कुछ और जोड़ लें जिससे चेंजेस आए तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिले, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब दो चीज़ जो आपस में रिएक्ट करेंगी, दो चीज़ वो जो चीज़ जो आपस में रिएक्ट करेंगी, किसी रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगी वो रिएक्टेंट हैं। और जो रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ बनेगा या नया सब्सटेंस या केमिकल चेंज ऑब्टेन होगा उस प्रोसेस में, तो उसे कहेंगे प्रोडक्ट। जैसे C+O2 बनाएगा CO2, ये केमिकली प्रोडक्ट होगा नया जो CO2 बनेगा। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट मतलब कि वो स्पेसीज जो रिएक्ट करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में C और O2 रिएक्ट किए तो C+O2 CO2 बनाए क्या? CO2। यानी वो चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करेंगी, वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करेंगे उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। और कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट मतलब जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, C और O2 रिएक्ट कर रही है ना, तो C सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन सबस्ट्रेट है। मतलब जो चीज़ रिएक्ट कर रही है आपस में वो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। और जो प्रोडक्ट बना CO2 मतलब कि दो रिएक्शन कंबाइन होने के बाद एक सर्टेन कंडीशन पे, इतना टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या एनहाइड्रस सोल्यूशन, ऐसा पानी नहीं है, पानी की मात्रा है ही नहीं, मतलब एक कंडीशन में जब रिएक्शन हुआ तो जो दो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्टेंट करने के बाद जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ या जो नया सब्सटेंस हुआ उसे कहते हैं प्रोडक्ट। सो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और बेहतर हम इसे एक्सप्लोर करेंगे अगले वीडियोज़ में। टिल देन कीप स्टे, कीप लर्निंग एंड कीप ट्यून विद अस।